जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन एग्रीकल्चर क्लासेस पर। साथियों, कृषि प्राविधिक सहायक AGTA के लिए आज से हम लक्ष्य भेद सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि यह सीरीज आपके आने वाले एग्ज़ाम खासकर AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मित्रों, आइए देखते हैं लक्ष्य भेद सीरीज का पहला भाग का पहला प्रश्न। मित्रों, पहला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीले रंग के फल और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। मित्रों, जितने भी पीले रंग के फल व सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। किसकी मित्रों? विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। मित्रों, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए का अग्रक या पूर्वगामी या इसी को कहा जाता है प्रीकर्सर क्या होता है? तो मित्रों, इसका अग्रक जो है होता है बीटा कैरोटीन। क्या मित्रों? बीटा कैरोटीन इसका अग्रक या इंग्लिश में इसे प्रीकर्सर या इसे अन्य नाम पूर्वगामी के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है मित्रों? रेटिनॉल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से होता है रतौंधी रोग। क्या मित्रों? कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। मित्रों, आइए देखते हैं कौन से फल में विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मित्रों, अगर फल की बात की जाए तो फल में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है आम में। किसमें मित्रों? आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है। कितनी? 4800 आयु। क्या मित्रों? 4800 आयु। एक बार आपसे आयु का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिट। मित्रों, फल में ही पपीता ये दूसरे नंबर पर आता है जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। कितनी? 2020 आयु। मित्रों, सब्जियों में देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। मित्रों, तो बथुआ में नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बथुआ की पत्तियों में कितनी पाई जाती है? 11,300 आयु। कितना मित्रों? 11,300 आयु। यहीं बात कर ली जाए पालक की, तो पालक में दूसरे नंबर पर विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। कितनी? 9700 आयु। क्या मित्रों? 9700 आयु। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि पीले रंग के फल और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में होता है। उसका सही आंसर है ए विटामिन ए। मित्रों, यहाँ पर अन ऑप्शन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो काफ़ी बड़ा है। अगर हम इसको विटामिन B1 मान लें तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। मित्रों, आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 2। सेब के लिए अल्ट्रा ड्वार्फ मूलग्रंथ, अल्ट्रा ड्वार्फ का मतलब होता है अत्यंत बौना, मूलग्रंथ कौन सा है? देखते हैं ऑप्शन ए M13, ऑप्शन बी M9, ऑप्शन सी M27, ऑप्शन डी M25। मित्रों, सेब के लिए अल्ट्रा ड्वार्फ या अत्यंत बौना मूलग्रंथ कौन सा है? इसका सही आंसर है M27। कौन सा मित्रों? M27 अत्यंत बौना मूलग्रंथ है। आइए देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। M9 आपका बौना मूलग्रंथ है। कैसा मित्रों?
बौना या ड्वार्फ। M25 के बारे में TGT 2021 में पूछ लिया गया था कि M25 या M25 कैसा मूल ग्रंथ है, तो ये बड़ा मूल ग्रंथ है। कैसा है? बड़ा मूल ग्रंथ। मित्रों, प्रश्न था कि सेब के लिए अल्ट्रा ड्वार्फ मूल ग्रंथ कौन सा है? उसका सही आंसर है C M27 या M27। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सौंफ किस कुल या फैमिली से संबंधित है? ऑप्शन ए अम्बेलिफेरी, ऑप्शन बी एपिएसी, ऑप्शन सी एस्टरेसी, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। मित्रों, सौंफ अम्बेलिफेरी फैमिली का सदस्य है और अम्बेलिफेरी फैमिली का नया नाम क्या हो गया है? इसी का नया नाम हो गया है एपिएसी। अतः इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। सौंफ अम्बेलिफेरी तथा एपिएसी दोनों का ही सदस्य है, क्योंकि अम्बेलिफेरी का नया नाम क्या हो गया है? एपिएसी। मित्रों, आइए देखते हैं अन ऑप्शन को। एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी फैमिली का ही पुराना नाम क्या है? कंपोजिटी फैमिली। क्या मित्रों? कंपोजिटी फैमिली। आइए देखते हैं कौन कौन सी फसलें हैं जो कंपोजिटी फैमिली में आती हैं। मित्रों, इसे में आती है आपकी गेंदा। क्या मित्रों? गेंदा, सूरजमुखी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुसुम और क्राइजेंथीमम। कुसुम, क्राइजेंथीमम मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्राइजेंथीमम। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि सौंफ किस कुल या फैमिली से संबंधित है? उसका सही आंसर है अम्बेलिफेरी एपिएसी, अतः ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने प्रस्तुत है। चीकू फल के लिए उपयुक्त मूल ग्रंथ है। ऑप्शन ए क्वींस ए, ऑप्शन बी खिरनी, ऑप्शन सी डॉगरिच, ऑप्शन डी कुरकन। मित्रों, चीकू के लिए उपयुक्त मूल ग्रंथ, उसका सही आंसर है खिरनी। क्या मित्रों? खिरनी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखते हैं अन ऑप्शनों को। क्वीन से, यह किसका मूल ग्रंथ है? यह नाशपाती का मूल ग्रंथ है। किसका मित्रों? नाशपाती। डॉगरीज, यह किसका है? यह अंगूर का मूल ग्रंथ है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुरकन, कुरकन आपका आम का मूल ग्रंथ है। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि चीकू फल के लिए उपयुक्त मूल ग्रंथ कौन सा है? उसका सही आंसर है बी खिरनी। मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, उत्तरी भारत में अमरूद कितनी बार फूल देता है? मित्रों, यहाँ फूल देने से आशय है कि अमरूद में कितनी बहार आती हैं। बहार आती हैं। देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। मित्रों, उत्तरी भारत में अमरूद और अमरूद के साथ साथ किसमें? अनार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में बहार आती हैं। कितनी बार आती हैं? 3 बार। कितनी बार मित्रों? 3 बार बहार आती हैं। कौन कौन सी बहारें हैं? ये आपकी हैं अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। कौन सी मित्रों? अम्बे बहार। इसी के अगला कौन सी है? मृग बहार। और इसके अगली हस्त बहार। हस्त बहार। अगर देखा जाए इनमें फूल कब आते हैं, तो फूल आते हैं अम्बे बहार में फरवरी मार्च में। कब मित्रों? फरवरी मार्च में फूल आते हैं। और फल कब बनते हैं? फल बनते हैं आपके जुलाई से अगस्त में। जुलाई से अगस्त में फल बनते हैं। मृग बहार में फूल कब आते हैं? मृग बहार में फूल आते हैं जून जुलाई में। कब मित्रों? जून जुलाई में। और
फल कब बनते हैं? नवंबर दिसंबर में। हस्तबहार में फूल कब आते हैं? हस्तबहार में फूल आते हैं अक्टूबर से नवंबर में, और यह फलन कब होता है इसमें? मार्च से अप्रैल में। मोस्ट इम्पोर्टेंट मित्रों, अगर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि निर्यात के लिए सबसे अच्छी बहार कौन सी है, तो निर्यात के लिए सबसे अच्छी बहार है आपकी अम्बे बहार। अम्बे बहार में निर्यात सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लो क्वालिटी किस बहार में पाई जाती है, तो सबसे लो क्वालिटी आपकी पाई जाती है मृग बहार में, लो क्वालिटी। और सबसे अच्छी क्वालिटी किस में पाई जाती है फलों में? तो सबसे अच्छी क्वालिटी पाई जाती है हस्तबहार की, बेस्ट क्वालिटी। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि उत्तरी भारत में अमरूद कितनी बार फूल देता है? उसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3 बार। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने प्रश्न नंबर 6। पपीते से पपेन किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए पत्तियों से, ऑप्शन बी कच्चे फलों से, ऑप्शन सी पके फलों से, ऑप्शन डी तने से। मित्रों, पपीते से पपेन कच्चे फलों से प्राप्त किया जाता है। किससे मित्रों? कच्चे फलों से प्राप्त किया जाता है। पपीते में अगर चीरा लगा दिया जाता है कच्चे फलों में, तो जो दूध जैसा पदार्थ निकल कर आता है वही आपका पपेन होता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका प्रयोग पेट से संबंधित बीमारी में किया जाता है। पेट से संबंधित जितनी भी बीमारी है उनमें कच्चे फलों से बने उत्पाद पपेन का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी मित्रों आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पपेन में कौन सा मित्रों? पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? पपेन में ही पाया जाता है। मित्रों, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें पपेन में कितनी प्रोटीन पाई जाती है, तो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 72.8%। कितना मित्रों? 72.8% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसके लिए कौन सी किस्म सबसे अच्छी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो सबसे अच्छी CO5 सबसे अच्छी किस्म है, और दूसरे नंबर पर किस्म है आपकी पूसा मैजेस्टी, जिसमें पपेन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। नंबर 1 पर CO5 और दूसरे नंबर पर पूसा मैजेस्टी में ज़्यादा मात्रा पाई जाती है पपेन की। मित्रों, एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए एक पेड़ से आपको कितना पपेन प्राप्त हो जाएगा, तो एक पेड़ से आपको लगभग 100 ग्राम पपेन प्राप्त होता है। कितना मित्रों? लगभग 100 ग्राम पपेन प्राप्त होता है। इस प्रकार कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक हेक्टेयर में, किसमें मित्रों? एक हेक्टेयर में कितना पपेन प्राप्त हो जाता है, तो एक हेक्टेयर में लगभग 160 किलोग्राम पपेन प्राप्त हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मित्रों, हमारा प्रश्न था कि पपीते से पपेन किस भाग से प्राप्त किया जाता है? उसका सही आंसर है बी, कच्चे फलों से। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भिन्न भिन्न बार एग्जामों में आया हुआ है यह प्रश्न। देखते हैं। बैंगन के छोटी पत्ती रोग का कारक है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी फफूंद। मित्रों, बैंगन के छोटी पत्ती रोग का कारक, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, माइकोप्लाज्मा। क्या मित्रों? सी, माइकोप्लाज्मा। अगर ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा नहीं देता है तो वहाँ पर आपको आंसर मिलेगा फाइटोप्लाज्मा। फिलहाल यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। मित्रों, कभी कभी आपसे छोटी पत्ती रोग का वाहक पूछ लिया जाता है कि इसका वाहक कौन है, तो इसका वाहक है लीफ हॉपर। क्या है मित्रों? लीफ हॉपर इसका वाहक कीट है। इसकी प्रतिरोधी किस्म आपसे भी पूछी जा चुकी हैं। इसकी प्रतिरोधी किस्में कौन कौन सी हैं? तो प्रतिरोधी
किस्म है हिसार, प्रगति, क्या मित्रों, हिसार, प्रगति, और इसी के साथ साथ फुले हरित। कौन सी दूसरी है? फुले हरित। मित्रों हमारा प्रश्न था कि बैंगन के छोटी पत्ती रोग का कारक है, उसका सही आंसर हो जाएगा सी, माइकोप्लाज्मा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कृषि वर्ष होता है ऑप्शन ए 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, ऑप्शन बी 1 मार्च से 30 अप्रैल तक, ऑप्शन सी 1 जून से 31 मई तक, ऑप्शन डी 1 मई से 30 जून तक। मित्रों कृषि वर्ष कब होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 जून से 31 मई तक। कब से कब तक मित्रों? 1 जून से 31 मई तक जो समय होता है उसको कृषि वर्ष बोला जाता है। मित्रों 1 अप्रैल से 30 मार्च तक क्या है? 1 अप्रैल से 30 मार्च होता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर जो होता है, इसकी समय सीमा कब से है? 1 अप्रैल से 30 मार्च तक। और कृषि वर्ष, एग्रीकल्चर ईयर, इसकी सीमा है 1 जून से 31 मई तक। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 जून से 31 मई तक कृषि वर्ष होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मित्रों प्रश्न नंबर 9 आपके सामने प्रस्तुत है। दलहनी फसलों में किस अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? किसकी मित्रों? किस अमीनो अम्ल की दलहनी फसलों में कमी पाई जाती है? देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए मिथियोनिन, ऑप्शन बी ल्यूसीन, ऑप्शन सी लाइसीन, ऑप्शन डी ट्रिप्टोफैन। मित्रों दलहनी फसलों में मिथियोनिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। किसकी मित्रों? मिथियोनिन की। आइए देखते हैं आन ऑप्शनों को। लाइसीन, लाइसीन की कमी किसमें पाई जाती है? जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं सभी में लाइसीन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन और इसी के साथ साथ लाइसीन, इन दोनों की कमी पाई जाती है मक्का में। किसमें मित्रों? मक्का में ट्रिप्टोफैन और लाइसीन दोनों की कमी पाई जाती है। हमारा प्रश्न था मित्रों कि दलहनी फसलों में किस अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? उसका सही आंसर है ए, मिथियोनिन की। मित्रों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सी मसाले वाली फसल की नर्सरी भी तैयार की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए धनिया, ऑप्शन बी जीरा, ऑप्शन सी मेथी, ऑप्शन डी सौंफ। मित्रों मसाले वाली फसलों में नर्सरी सौंफ की तैयार की जाती है। किसकी मित्रों? सौंफ की तैयार की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नर्सरी के लिए कभी कभी आपसे सीड रेट पूछ लेता है कि नर्सरी के लिए सीड रेट कितना होगा। तो नर्सरी के लिए सीड रेट होता है 3 से 4 किलोग्राम। कितना मित्रों? 3 से 4 किलोग्राम जो है इसके लिए सीड रेट होता है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और 1 हेक्टेयर के लिए कितनी नर्सरी क्षेत्रफल आवश्यक है? तो 1 हेक्टेयर के लिए 100 मीटर स्क्वायर, कितना मित्रों? 100 मीटर स्क्वायर एरिया सफिशियंट होता है। मित्रों कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसकी नर्सरी कब डाली जाती है। तो इसकी नर्सरी डाली जाती है जुलाई से अगस्त में। मित्रों नर्सरी कब डालते हैं? जुलाई से अगस्त। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जुलाई से अगस्त में इसकी नर्सरी डाली जाती है। और इसकी बुवाई कब कर देते हैं? 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। बुवाई मित्रों कब करेंगे? 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर। मित्रों हमारा प्रश्न था कि कौन सी मसाले वाली फसल की नर्सरी, क्या मित्रों, नर्सरी भी तैयार करते हैं? उसका सही आंसर हो जाएगा डी, सौंफ। मित्रों आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। मित्रों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है
प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। मित्रों, अगर आपको जो भी हम अपनी वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता है तो आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 11, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बरसीम में राइजोबियम की कौन सी जाति का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए राइजोबियम ट्राइफोलाई, ऑप्शन बी राइजोबियम मेलिलोटाई, ऑप्शन सी राइजोबियम जपोनिकम, ऑप्शन डी राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। मित्रों, बरसीम में राइजोबियम ट्राइफोलाई जाति का प्रयोग किया जाता है। किसका मित्रों? राइजोबियम ट्राइफोलाई का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। राइजोबियम मेलिलोटाई, इसका प्रयोग किसमें करते हैं? इसका प्रयोग किया जाता है मेथी में, और इसी के साथ साथ इसका प्रयोग किया जाता है रिजका में। रिजका और मेथी दोनों में ही किसका प्रयोग करते हैं? राइजोबियम मेलिलोटाई का। राइजोबियम जपोनिकम, या ऑप्शन में होता ब्रेडी राइजोबियम जपोनिकम, तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है सोयाबीन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। मित्रों, इसी के साथ साथ देखते हैं अगला ऑप्शन, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम का प्रयोग किया जाता है मटर में। किसमें मित्रों? मटर में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा प्रश्न था बरसीम में राइजोबियम की कौन सी जाति का प्रयोग करते हैं? उसका सही आंसर है ए राइजोबियम ट्राइफोलाई का। मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में अमेरिकन कपास है। ऑप्शन ए गॉसिपियम अर्बोरियम, ऑप्शन बी गॉसिपियम हिरसुटम, ऑप्शन सी गॉसिपियम बारबाडेंस, ऑप्शन डी गॉसिपियम हर्बेसियम। मित्रों, निम्न में अमेरिकन कपास कौन सी है? उसका सही आंसर है बी गॉसिपियम हिरसुटम। यह कैसी है? अमेरिकन कपास है, और सबसे ज़्यादा भारत में अमेरिकन कपास ही बोई जाती है। मित्रों, देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। गॉसिपियम अर्बोरियम, इसे ही हम भारत की कपास या देसी कपास के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि निम्न में देसी कपास कौन सी है? कौन सी है मित्रों? गॉसिपियम अर्बोरियम। गॉसिपियम बारबाडेंस, यह कौन सी कपास है? यह इजिप्शियन कपास इसे कहते हैं, या इसी का पुराना नाम क्या है? मिस्र की कपास। इजिप्शियन या मिस्र की कपास कौन सी है? गॉसिपियम बारबाडेंस। और गॉसिपियम हर्बेसियम कौन सी है? इसे कहते हैं अरेबियन कपास। अरेबियन कपास। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि निम्न में अमेरिकन कपास कौन सी है? उसका सही आंसर है बी गॉसिपियम हिरसुटम। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, एजीटीए के लिए यह बहुत ही शानदार सीरीज है। आप एक एक प्रश्न को नोट करते जाएं। देखते हैं प्रश्न नंबर 13। निम्न में चंद्रा किस फसल की उन्नत किस्म है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रा। देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी अलसी। मित्रों, चंद्रा यह किसकी है? यह मूंगफली की उन्नत किस्म है। किसकी है मित्रों? मूंगफली की उन्नत किस्म है। इसी के साथ साथ ये कैसी किस्म है? यह फैलने वाली या स्प्रेडिंग टाइप किस्म है। और जितनी भी फैलने वाली या स्प्रेडिंग टाइप किस्में होती है उनमें सुषुप्ता अवस्था या डोरमेंसी पाई जाती है। मित्रों, आइए देखते हैं अन ऑप्शनों को। सरसों, सरसों की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? वरुणा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ क्रांति, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपकी पूसा जय किसान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूसा जय किसान। इसी का ही अन्य नाम आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पूसा जय किसान का अन्य नाम क्या है? तो इसी का अन्य नाम है बायो 902। क्या मित्रों? बायो 902 या 902। देखते हैं सोयाबीन।
सोयाबीन की आपकी शिलाजीत, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी के साथ साथ अलंकार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विदेशी हैं कुछ, जैसे ब्रैग और ली, दोनों ही पूछी जा चुकी हैं। अलसी की आपकी एक है चंबल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ त्रिवेणी और शिखा। क्या मित्रों? त्रिवेणी और शिखा। हमारा प्रश्न था मित्रों कि निम्न में चंद्रा किस फसल की उन्नत किस्म है? उसका सही आंसर है सी, मूंगफली की। और ये कैसी है? स्प्रेडिंग टाइप या फैलने वाली किस्म है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने प्रश्न नंबर 14। एक फसल के कटने से पूर्व दूसरी फसल की बुवाई कर देना कहलाता है। ऑप्शन ए रेटूनिंग फसल, ऑप्शन बी रिले फसल, ऑप्शन सी ले फार्मिंग, ऑप्शन डी एले फार्मिंग। मित्रों, एक फसल कटने से पूर्व दूसरी फसल की बुवाई कर देना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रिले फसल या रिले क्रॉपिंग इंग्लिश में बोला जाता है। मित्रों, धान की जो पैरा और उतेरा विधि हैं वो भी रिले क्रॉपिंग से ही संबंधित हैं। मित्रों, फादर कौन है इसके रिले क्रॉपिंग के? रिले क्रॉपिंग के फादर हैं डॉक्टर एस बेंस। कौन मित्रों? एस बेंस इसके फादर हैं। अगर आपको कभी डॉक्टर एस बेंस ऑप्शन में ना मिले और वहाँ पर मिले मिस्टर विवांत, कौन मित्रों? मिस्टर विवांत, तो हम इसका सही आंसर क्या मान लेंगे? मिस्टर विवांत। देखते हैं अन ऑप्शनों को। रेटूनिंग फसल जो होती है मित्रों, ये हमारी मुख्य फसल जब हम काट लेते हैं तो उसके बचे हुए अवशेष से ही हम अगली फसल ले लेते हैं, उसे ही हम कहते हैं रेटूनिंग फसल। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रेटूनिंग फसल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा डालते हैं? तो लगभग सामान्य फसल की अपेक्षा 15 से 20% अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। 15 से 20% अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है रेटूनिंग फसल में। और रेटूनिंग फसल कौन कौन सी है आपकी? इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है गन्ना। इसी के साथ साथ आप देखते हैं ज्वार और बैंगन भी आपकी रेटूनिंग फसल के अंतर्गत आती है, और अनानास भी आपकी रेटूनिंग फसल है। ले फार्मिंग क्या है मित्रों? ले फार्मिंग है कि फसल को चारा के उद्देश्य से मिश्रित करके बोया जाना। क्या मित्रों? फसल को चारा के उद्देश्य से मिश्रित करके बोया जाना ही आपकी ले फार्मिंग कहलाता है। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है बरसीम प्लस सरसों। बरसीम प्लस सरसों इसका उदाहरण होता है। एले फार्मिंग मित्रों, जो हम बाग लगाते हैं और बाग के बीच में जो गलियारे या रास्ते होते हैं उसी में ही हम फसल को बो दिया जाता है, उसे ही कहते हैं एले फार्मिंग। और इसमें किसकी खेती की जाती है? इसमें हल्दी, जो सेड लविंग है, सेड लविंग प्लांट हल्दी, और इसी के साथ साथ अदरक और उड़द और कुछ मसाले वाली फसलें भी हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि एक फसल कटने से पूर्व दूसरी फसल की बुवाई कर देना क्या कहलाता है? उसका सही आंसर है बी, रिले क्रॉपिंग या रिले फसल। फादर कौन है रिले क्रॉपिंग के? डॉक्टर एस बेंस। अगर यह ऑप्शन में नहीं आता है तो मिस्टर विवांत इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों प्रश्न नंबर 15 आपके सामने प्रस्तुत है। मृदा रहित अवस्था में पौधे उगाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन बी एरोपोनिक्स, ऑप्शन सी वेजिटेबल फोर्सिंग, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मृदा रहित अवस्था में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। कौन कौन से? हाइड्रोपोनिक्स तथा एरोपोनिक्स दोनों ही मृदा रहित अवस्था में पौधे उगाने को कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं? हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत हम जल के द्वारा पौधों को उगाया जाता है।
जो जड़ें होती हैं पौधे की वो पानी में रहती हैं और उसी पानी में ही हम न्यूट्रंस को डाल दिया जाता है। एरोपोनिक्स में क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनको लटका दिया जाता है और बहुत ही बारीक पानी की फुहार जिसमें न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए होते हैं उसकी सहायता से उनको गीला किया जाता है, जिससे हमारे पौधे उगते रहते हैं। वेजिटेबल फोर्सिंग क्या है? वेजिटेबल फोर्सिंग है मित्रों कि आपसे प्रश्न टीजीटी में पूछ लिया गया था कि बेमौसमी सब्जी उत्पादन को क्या कहा जाता है। तो बेमौसमी सब्जी उत्पादन जो होता है उसे ही हम वेजिटेबल फोर्सिंग के नाम से जानते हैं। बेमौसमी सब्जी उत्पादन ही वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाती है। किसके साथ साथ किसकी सहायता से की जाती है? यह की जाती है आपकी पॉली हाउस के द्वारा। क्या मित्रों? पॉली हाउस या आप ग्लास हाउस, ग्रीन हाउस जितने भी हैं सब पॉली हाउस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि आपका हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स ये दोनों वेजिटेबल फोर्सिंग के अंतर्गत ही आएंगे। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि मृदा रहित अवस्था में पौधे उगाना क्या कहलाता है? उसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, अर्थात ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, प्रश्न नंबर 16 आपके सामने प्रस्तुत है। कौन सी बीज की श्रेणी मात्र बीज या मदर सीड कहलाती है? देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए मूल केंद्रक बीज, ऑप्शन बी प्रमाणित बीज, ऑप्शन सी आधारीय बीज, ऑप्शन डी पंजीकृत बीज। मित्रों, मात्र बीज या मदर सीड यह कौन सी कहलाती है? यह कहलाती है आपका आधारीय या फाउंडेशन सीड। आधारीय बीज या फाउंडेशन सीड ही मात्र बीज या मदर सीड कहलाती है। मित्रों, कभी कभी आपसे टैग पूछ लिया जाता है कि आधारीय बीज में कौन सा टैग लगता है, तो इसमें टैग लगता है आपका वाइट या सफ़ेद टैग लगाया जाता है। आइए देखते हैं अन ऑप्शनों को। मूल केंद्रक बीज यह 100% शुद्ध होता है और इसमें कौन सा टैग लगता है? तो इसमें कोई भी प्रकार का टैग नहीं लगता है। इसका मतलब नो टैग, किसी भी प्रकार का टैग नहीं लगा होता है मूल केंद्रक बीज में। प्रमाणित बीज में कौन सा टैग लगा होता है? और एक खास बात, ये प्रमाणित बीज जो है यह किसानों को बुवाई के लिए दिया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसानों को कौन सी श्रेणी का बीज दिया जाता है, तो प्रमाणित श्रेणी का बीज दिया जाता है। और इसमें कौन सा टैग लगा होता है? इसमें लगा होता है ब्लू टैग या नीला टैग इसमें लगा होता है। पंजीकृत बीज, पंजीकृत बीज जो होते हैं ये भारत में उपयोग में नहीं लिए जाते हैं, भारत में प्रयोग में नहीं लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन इसमें टैग हम देख लेते हैं कौन सा टैग लगा होता है। मित्रों, इसमें लगा होता है पर्पल टैग। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, पर्पल टैग। हमारा प्रश्न था मित्रों कि कौन से बीज की श्रेणी मात्र बीज या मदर सीड कहलाती है। उसका सही आंसर हो जाएगा आधारीय बीज, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं फाउंडेशन सीड। मित्रों, आशा है प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने प्रस्तुत है। विश्व में हाइब्रिड धान विकसित करने वाला प्रथम देश है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी चीन। मित्रों, विश्व में हाइब्रिड धान विकसित करने वाला प्रथम देश कौन सा था? प्रथम देश आपका था ताइवान। कौन सा मित्रों? प्रथम देश कौन था? ताइवान। लेकिन ऑप्शन में ताइवान है नहीं, तो ताइवान उस समय क्या था? ताइवान उस समय चीन के अंतर्गत ही आता था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन। लेकिन अगर ऑप्शन में चीन और ताइवान दोनों दे तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ताइवान। किसने किया था हाइब्रिड धान सबसे पहले विकसित? तो सबसे पहले हाइब्रिड धान जो विकसित किया था वो क्या था? प्रोफेसर वाई.एल. पिंग ने। किसने मित्रों? प्रोफेसर वाई.एल. पिंग ने। वैरायटी का नाम क्या था? TN1, ट्राइचिंग नेटिव 1 या TN1 इसे कहा जाता है। और कब विकसित की गई थी? सन 1974 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट मित्रों,
भारत में प्रथम हाइब्रिड धान कौन सा विकसित किया गया था? तो वो था CORH1। कौन सा मित्रों? CORH1। इसी को ही MGR1 भी बोला जाता है, MGR1। हमारा प्रश्न था कि विश्व में हाइब्रिड धान विकसित करने वाला प्रथम देश कौन सा था? उसका सही आंसर हो जाएगा डी, चीन। अगर चीन ऑप्शन में नहीं होगा तो ताइवान हो जाएगा, और ताइवान और चीन दोनों साथ साथ दिए हों तो उसका सही आंसर होगा ताइवान। मित्रों, आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने प्रस्तुत है। जलोढ़ मृदा का निर्माण कौन से मृदा समूह से होता है? ऑप्शन ए बल्टीसॉल, ऑप्शन बी ऑक्जीसॉल, ऑप्शन सी एरिडोसॉल, ऑप्शन डी एंटीसॉल। मित्रों, जलोढ़ मृदा का निर्माण यह होता है एंटीसॉल के का, एंटीसॉल मृदा समूह में। किसमें? एंटीसॉल मृदा समूह में ही जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और जलोढ़ मृदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। मित्रों, आइए देखते हैं अन ऑप्शनों को। बल्टीसॉल, बल्टीसॉल मृदा समूह में काली मृदा या काली मिट्टी या कपास मृदा भी कहते हैं, काली मृदा का निर्माण होता है। इसमें किस तत्व की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है? तो मॉन्ट मोरेल्लोनाइट की। किसकी मित्रों? मॉन्ट मोरेल्लोनाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोरेल्लोनाइट की अधिकता पाई जाती है। ऑक्जीसॉल, ऑक्जीसॉल जो है ये लाल मृदाएं कहलाती हैं। कैसी मृदाएं? लाल मृदाएं। लेकिन इन मृदाओं की एक खास बात है कि ये सबसे ज़्यादा क्षरित होती हैं। सबसे ज़्यादा क्षरण वाली मृदाएं कौन सी हैं? ऑक्जीसॉल। क्षरण सबसे ज़्यादा पाया जाता है इन्हीं मृदाओं में। एरिडोसॉल, ये मृदाएं कैसी होती हैं? ये मृदाएं आपकी होती हैं बलुई मृदाएं। और भारत में एरिडोसॉल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? यह पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ मित्रों? पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। हमारा प्रश्न था मित्रों कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कौन से मृदा समूह से होता है? उसका सही आंसर है डी, एंटीसॉल। मित्रों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। नाबार्ड बैंक का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 12 जुलाई 1982, ऑप्शन बी 16 जुलाई 1929, ऑप्शन सी 30 मार्च 1979, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1956। मित्रों, नाबार्ड बैंक का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। कब मित्रों? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। किस समिति की सिफारिश पर होती है? समिति आपसे पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है समिति इसकी। समिति कौन सी मित्रों? शिव रमन समिति। शिव रमन समिति के आधार पर ही इसकी स्थापना होती है। मित्रों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है नाबार्ड का? तो नाबार्ड का मुख्यालय है आपका मुंबई में। कहाँ मित्रों? मुंबई में इसका मुख्यालय है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। 16 जुलाई 1929, 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना होती है। किसकी मित्रों? ICAR की। 30 मार्च 1979 को, 30 मार्च 1979 को जो नाबार्ड बैंक है इसकी कमेटी, जो कमेटी है आपकी शिव रमन कमेटी। कौन सी मित्रों? जो शिव रमन कमेटी है इसकी नींव कब रखी जाती? 30 मार्च 1979 या 30 मार्च 1979 को। और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हो जाती है। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, इस भाग का अंतिम प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 20, ट्राइकोडर्मा क्या है? ऑप्शन ए लाभदायक कीट, ऑप्शन बी लाभदायक फफूंद, ऑप्शन सी जैविक कवकनाशी, ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। मित्रों, ट्राइकोडर्मा यह
लाभदायक फफूंद है। इसी के साथ साथ यह जैविक कवकनाशी भी है। अतः इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों। मित्रों आइए देखते हैं लाभदायक कीट। लाभदायक कीट हमारा कौन सा है? लाभदायक कीट है हमारा मधुमक्खी। इसी के साथ साथ और कौन सा है हमारा लाभदायक कीट में आता है? लेडी बर्ड बीटल। क्या मित्रों? लेडी बर्ड बीटल किसका शिकार करता है? यह माहू का शिकार करता है। इसका मित्रों माहू का। हमारा प्रश्न था कि ट्राइकोडर्मा क्या है? उसका सही आंसर हो जाएगा लाभदायक फफूंद जैविक कवकनाशी, अर्थात ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों। आशा है प्रश्न आपको सारे समझ में आए होंगे। मित्रों आज जो क्वेश्चन कराए गए हैं वो आपको कैसे लगे? अगर वो एग्ज़ाम रिलेवेंट है तो हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुप में शेयर करिए ताकि अन्य छात्र भी हमारे साथ जुड़ सकें। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और नियमित वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। मित्रों अब हमारी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले भाग में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।